नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी सर। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद विपुल। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर में हम किन महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करने वाले हैं, आज की चर्चा का मुख्य मुद्दा क्या होगा, नजर डालते हैं ऑन द शो पर। बोनस पॉइंट में सबसे पहले मनरेगा से जुड़ी खबर का विश्लेषण होगा। ऐसी आशंका है कि सरकार मनरेगा की दिहाड़ी ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी, जबकि संसदीय समिति ने सिफारिश भी की है। आखिर ऐसा क्यों है, इस पर करेंगे विस्तारपूर्वक बातचीत। देश में म्यूचुअल फंड एसआईपी लगातार टूट रही है। हर महीने नए एसआईपी कम खोल रहे हैं और बंद ज़्यादा हो रहे हैं। आखिर ये कैसा ट्रेंड है और क्या बताता है, इस पर अंशुमान सर से विस्तारपूर्वक बातचीत होगी। भारत में निवेश को लेकर के चीन की कंपनियां अब भारत की शर्तें मानने लगी हैं। आखिर ये बदलाव कैसे हुआ और क्या चीन की कंपनियों पर टैरिफ की वजह से दबाव बढ़ गया है, इस पर भी बातचीत होगी। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। करीब $100 अरब का व्यापार घाटा है। आखिर कम क्यों नहीं हो रहा है यह व्यापार घाटा, इसको भी अंशुमान सर से आज समझने की कोशिश करेंगे। टैरिफ को लेकर के विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट में यह कहा गया कि अमेरिका के टैरिफ दुनिया भर पर भारी पड़ेंगे। ग्लोबल व्यापार टूटेगा, साथ में वैश्विक ग्रोथ पर भी चोट पहुंचेगी। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट का अंशुमान सर के साथ आज हम विश्लेषण करेंगे और अंत में जेरोम पावेल के उस बयान पर भी चर्चा होगी जिसमें उन्होंने बताया है कि टैरिफ की वजह से अमेरिका पर क्या असर पड़ता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे मनरेगा से जुड़ी खबर के साथ। सरकार ने संकेत दिए हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत दैनिक न्यूनतम वेतन में केवल 2 से 7% की वार्षिक वृद्धि की जाएगी, जबकि संसदीय समिति ने इसे 400 रुपये प्रतिदिन तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। सरकार का मानना यह है कि वेतन में तेज वृद्धि से महंगाई बढ़ सकती है और मौद्रिक नीति पर दबाव पड़ सकता है। वर्तमान में ज़्यादातर राज्यों में मनरेगा में वेतन 300 रुपये से कम है। देश में केवल हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर मनरेगा की दिहाड़ी 400 रुपये से ज़्यादा है। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग इस योजना को रिव्यू कर रही है। सर, संसदीय समिति ने तो कुछ और कहा था, सरकार कुछ और कह रही है, क्या कुछ हो रहा है सर यहाँ पर? मनरेगा के वेजेस और मजदूरी बढ़ाने को लेकर अब सरकार हिचक रही है। संसदीय समिति ने ये कहा था कि बाजार में जो महंगाई की स्थिति है उसे देखते हुए मनरेगा की दरों में बढ़ोतरी की जाए, और ये सिफारिश लंबे समय से आ रही है। कई राज्यों ने अपनी तरफ से मनरेगा की दरों में बढ़ोतरी भी की है, लेकिन अब ये चिंता है सरकार को कि मनरेगा की दरें बढ़ने के साथ एक तो बजट पर बोझ बढ़ेगा और इसके साथ महंगाई में बढ़ोतरी का भी खतरा है। अब यहाँ एक कंट्राडिक्शन दिखता है। महंगाई से बचाने के लिए लोगों को मजदूरी बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है और महंगाई से डरकर सरकार मनरेगा की मजदूरी नहीं बढ़ाना चाहती है। ये तस्वीर अभी बनती दिख रही है। हालांकि आप एक उम्मीद की किरण विपुल जी देख सकते हैं कि मानसून बेहतर है, और अगर मानसून की संभावनाओं के मुताबिक आया, जैसी कि भविष्यवाणियां आ रही हैं वैसा आता है, तो हमें उम्मीद है कि मनरेगा पर अगले 2-3 महीनों में काम की मांग का दबाव कुछ कम होगा और इस सरकार को राहत मिल सकती है। लेकिन वेजेस को लेकर सरकार और संसदीय समिति के बीच स्पष्ट रूप से मतभेद हैं, ये हमें दिख रहा है जी। इस बीच शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव के बीच म्यूचुअल फंड निवेशक अब एसआईपी अपनी रोक रहे हैं या फिर बीच में बंद कर दे रहे हैं। हालांकि नए खाते भी जुड़ रहे हैं, लेकिन बंद होने की रफ्तार ज़्यादा है। इससे इंडस्ट्री को स्थिरता बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। वैल्यू मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी के डेटा के अनुसार साल 2025 की शुरुआत म्यूचुअल फंड एसआईपी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही है। इस साल हर महीने औसतन 8.9 लाख एसआईपी खाते बंद हो रहे हैं। मार्च 2025 तक कुल एसआईपी खातों की संख्या घट करके 10 करोड़ रह गई, जो कि सितंबर 2024 के उच्चतम स्तर से नीचे है। सर, एसआईपी बंद होने पर क्या वाकई में चिंता का विषय है, जिस तरीके से एसआईपी क्लोजर देखने को मिल रहा है? दो तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं म्यूचुअल फंड उद्योग में। हम मुंबई में लगातार म्यूचुअल फंड उद्योग के लोगों से हमारी चर्चा हो रही है। कल हमने विस्तार से बताया था कि सेबी म्यूचुअल फंड के नियमों में बदलाव भी करने जा रही है। दो महत्वपूर्ण चिंताएं, एक चिंता एसआईपी टूटने को लेकर है। ये बात बिल्कुल सही है, एसआईपी टूटने की रफ्तार काफी तेज है और भारत की म्यूचुअल फंड उद्योग ने पहली बार ऐसा देखा है जब एसआईपी में का जो क्लोजर रेशियो वो 100% से ऊपर 128% के आसपास है। स्टॉपेज 129% है, एक्चुअली बढ़ के 129% तक हो गया है।
यहाँ दो महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बात तो ये आ रही है कि भारत के इन्वेस्टर्स के दो वर्ग हैं जो जिन्हें अब एसआईपी के भीतर देखा जा रहा है। एक तो वो निवेशक हैं जिन्हें जो म्यूचुअल फंड के मिजाज से परिचित हैं, जिन्हें पता है कि म्यूचुअल फंड बार बार बंद करके निकलने का निवेश का विकल्प नहीं है, यहाँ लगातार निवेश करते रहने से लाभ होता है। जिन्हें ये पता है थोड़ा बहुत कि बाजार में जब गिरावट आती है तो म्यूचुअल फंड में निवेश के और ज्यादा फायदे होते हैं, क्योंकि आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं गिरी हुई कीमत पर। ये गणित समझने वाले कुछ लोग हैं, और जो लोग हैं वो उनका निवेश, उनकी एसआईपीज बनी हुई हैं, एसआईपीज लगातार चल रही हैं। पर यह माना जा रहा है कि पिछले एक डेढ़ साल में भारत में स्टॉक मार्केट की तेजी के बीच, स्मॉल कैप और मिड कैप की रैली के बीच बहुत से निवेशकों को जल्दबाजी में म्यूचुअल फंड बेचे गए, उनसे खरीदने के लिए कहा गया, और उन्हें बाजार के मिजाज की बदलाव की उतनी समझ नहीं थी, और वो इससे डर कर बाहर निकल रहे हैं, अपने निवेश को रोक रहे हैं। उद्योग चिंतित नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा बेचैन सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एसआईपीज के की गिरावट को रोका जाए। तो अब कोशिशें ये हो रही कि एसआईपी का बेस बढ़ाया जाए, आधार बढ़ाया जाए, छोटी आकार के जो मिनी एसआईपी हैं इनके नए अभियान शुरू किए जाएं। और दूसरी चीज जो आने वाले समय में जल्द ही आएगी, जिसकी संभावना है कि एसआईपी में एक निर्धारित सीमा तक निवेश करने वाले लोगों को केवाईसी की जो पूरी फुल केवाईसी उससे भी छूट दे दी जाएगी, ताकि बहुत से लोग जो फ्रिंज पर बैठे हुए हैं, जिन्हें बहुत समझ नहीं है, वो थोड़े निवेश से भी एसआईपी शुरू कर सकें और उन्हें पूरी केवाईसी ना करानी पड़े। तो ये कोशिशें अब शुरू हो गई हैं इसे रोकने की, लेकिन ये अगले 6 महीने शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए थोड़े मुश्किल भरे जरूर रहेंगे। बिल्कुल। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने चीन की बेल्ट रोड परियोजना पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये परियोजना देशों की संप्रभुता का सम्मान नहीं करती। पीयूष गोयल ने भारत की तरफ से प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईएमईसी देशों की संप्रभुता के सम्मान वाली परियोजना बताया है, और कहा कि इससे लॉजिस्टिक लागत में 30% की कमी आएगी, साथ में व्यापार के लिए 40% समय बचेगा। सर, आईएमईसी का आखिर में क्या फ्यूचर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से? परियोजना महत्वाकांक्षी है, क्योंकि ये साउथ ईस्ट एशिया को खाड़ी क्षेत्रों से लेकर सेंट्रल यूरोप तक जोड़ती है, और ऐसे कई कॉरिडोर ट्रंप से पहले के दौर में और रूस और यूक्रेन युद्ध से पहले या इजराइल के साथ फिलिस्तीन की जंग से पहले दुनिया में चर्चा में थे अलग अलग कॉरिडोर। और ये माना जा रहा था कि लैंड और सी रूट्स को जोड़कर एक नए तरीके का व्यापार स्ट्रक्चर दुनिया में बनाया जा सकता है, क्योंकि हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, ट्रेन और बस रूट्स खुल रहे हैं। तो इसलिए केवल समुद्री मार्ग से ही व्यापार न किया जाए, बल्कि जो पुराने ऐतिहासिक स्थलीय रूट्स रास्ते थे उनको जोड़ा जाए। और उसमें ये एक रास्ता था जो ईरान होते हुए भारत आता था, और इसे मध्य सेंट्रल यूरोप तक ले जाने की बात थी। इन परियोजनाओं पर हाल फिलहाल की का जो टैरिफ वार है उसने उन्हें गहरा असर डाला है। और ये हमें समझना होगा कि ये आदर्श दिनों की कल्पना थी विपुल जी, जब दुनिया के बाजार खुले थे एक दूसरे के लिए और अधिक से अधिक सामान एक दूसरे देश में पहुंचाने की कल्पनाएं की जा रही थी। 2022-23 तक और कोविड के बाद के दौर में थोड़ा इसमें उत्साह बढ़ा था, जिसमें चीन की तरफ से भी कॉरिडोर बनाने की बात थी। इस बीच में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की चर्चा हुई थी, सम्मेलन तो हुआ, लेकिन फिलहाल जो ग्लोबल ट्रेड की स्थिति, जो प्रोटेक्शनिज्म है, दुनिया के देश जो अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार टैरिफ के थोप रहा है दुनिया के देशों पर, ऐसी स्थिति में इस तरीके के कॉरिडोर्स की संभावना थोड़ी सी सीमित सी दिखाई देती है, क्योंकि इस कॉरिडोर के साथ भारत को इन देशों के साथ एफटीए भी करने थे। इस बात की भी तैयारी थी कि इन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जाएंगे और उसके बाद इस रास्ते से कारोबार किया जाएगा। तो अभी फिलहाल ये परियोजना चर्चाओं के लिए, उत्साह के लिए तो अच्छी है, लेकिन जब तक दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स सेटल नहीं हो जाती, स्थिर नहीं हो जाती, तब तक इन परियोजनाओं पर कुछ बड़ी प्रगति दिखना मुश्किल है। जी सर, आखिर में पीयूष गोयल के बयान के क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्या मतलब समझा जाए उनके स्टेटमेंट का? देखिए बोलिए, आईएमईसी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर कोई बड़ी गतिविधि नहीं होनी है, लेकिन अब दुनिया में व्यापार कूटनीति में अलग अलग तरह के पैंतरों का, संकेतों का दौर शुरू हुआ है। चीन चूंकि अमेरिका से व्यापार युद्ध में और अमेरिका से डीकपल होने की गंभीर तैयारियां कर रहा है और अमेरिका पर निर्भरता घटा रहा है, तो उसे भारत और यूरोप के तमाम बाजारों की जरूरत है। तो पीयूष गोयल की तरफ से इशारा किया जा रहा था कि बीआरटी, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या बेल्ट एंड रोड बीआरआई जो चाइना का इनिशिएटिव है, उसको लेकर ये सवाल लगातार उठते हैं कि वो दुनिया के देशों की सॉवरेंटी में दखल करता है, वहां पर उन्हें कर्ज देता है, वहां के रिसोर्स पर, संसाधनों पर कब्जा करता है चीन।
और इसके तमाम तथ्य और चर्चाएं उपलब्ध हैं। ऐसी स्थिति में पीयूष गोयल ने एक किस्म से चीन को इशारा करने की कोशिश की और इन देशों को इशारा करने की कोशिश की कि बीआरआई से इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर बेहतर है। ये संकेत इस बात का भी था, जिसे हम आगे भी चर्चा करेंगे, कि चीन भारत के बाजार में पहुंच चाहता है, एक्सेस चाहता है, तो इसकी जरूर इस परिस्थिति में भी ये एक संकेत था कि चीन को अपनी आक्रामकता को, बीआरआई को लेकर अपनी आक्रामकता को सीमित रखना होगा। जी चलिए, इस बीच टैरिफ पर अमेरिका के साथ बढ़ते टकराव की वजह से चीन की कुछ कंपनियां अब भारत में भारतीय नियमों के तहत व्यापार करने के लिए मानने लगी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कंप्रेसर बनाने वाली चीन की कंपनी शंघाई हायली ने भारतीय कंपनी वोल्टास के साथ बातचीत को नए सिरे से आगे बढ़ाया है और भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए जॉइंट वेंचर के लिए वो तैयार है। सर, क्या बदलती हुई परिस्थिति, बदलती हुई तस्वीर में चीन निवेश को लेकर के अब भारत की शर्तें मान सकता है? और चीन की तरफ से कोशिशें शुरू हुई हैं, हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया के दौरे पर थे शी जिनपिंग, और जहां उन्होंने उन अर्थव्यवस्थाओं के लिए, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपना नजरिया उदार करने की और एक बेहतर गठजोड़ बनाने की कोशिश की। स्वाभाविक सी बात है कि चीन भारत का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हम आगे बात करेंगे कि भारत और चीन का व्यापार $100 बिलियन के आसपास पहुंच रहा है। तो भारत के बाजार में प्रवेश के लिए अब चीन उन शर्तों को मान सकता है जो शर्तें आमतौर पर पहले चीन को भारी लगती थी, जिसमें सबसे बड़ी ये शर्त थी कि शायद चीनी कंपनियां भारत में माइनॉरिटी हिस्सेदारी के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि अगर उनकी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं तो कंपनी पर नियंत्रण चीन की कंपनी का होना चाहिए। और इसमें शंघाई हायली ग्रुप और हायर, दो कंपनियां हैं, हायर जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बेचती है और शंघाई हायली जो कि एसी और फ्रिज के कंप्रेसर्स बनाती है। इन कंपनियों के साथ जो बातचीत शुरू हुई है उसमें अब उनका रुख बदला हुआ दिख रहा है। भारत के साथ जेवी करने के लिए वो संकेत दे रहे हैं कि भारत की शर्तों को मानेंगे। भारत ने भी अपनी तरफ से चीन की कंपनियों के भारत में आने, उनके एफडीआई पर सख्ती कर रखी थी, उनकी विशेष रूप से पड़ताल की जा रही थी। लेकिन अब इस भारत की तरफ से भी इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि यदि चीन की कंपनियां आना चाहती हैं तो उन्हें इसमें निवेश का मौका मिलेगा। बदली है परिस्थितियां, भारत एक तरफ अमेरिका से तनाव है, दूसरी तरफ चीन से डंपिंग का खतरा है। इन दोनों के बीच भारतीय कूटनीति और भारत की व्यापार रणनीति बनती दिखाई दे रही है, जिसमें अब चीन के प्रति न पर उतनी आक्रामकता नहीं होगी और चीन में भी अब उतना जिद नहीं होगा भारतीय बाजार में प्रवेश पर अपनी शर्तें थोपने का। जी, इस बीच वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत चीन व्यापार में भारत का व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। चीन को एक्सपोर्ट घटने की वजह से भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 99.2 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। भारत से चीन को सिर्फ 14.25 अरब डॉलर का ही एक्सपोर्ट हो पाया है और ये आंकड़ा 2013-14 में हुए एक्सपोर्ट से भी कम है। दूसरी तरफ चीन से भारत में 113.45 अरब डॉलर का इंपोर्ट हुआ है। सर, भारत चीन का व्यापार घाटा अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। ये आंकड़े भीतर से क्या बता रहे हैं? और भारत और चीन का व्यापार घाटा चौंकाने वाला 99.2 बिलियन डॉलर के आसपास है। चीन से इंपोर्ट 113 बिलियन डॉलर है। भारत का एक्सपोर्ट 14.5% गिरा है, इंपोर्ट बढ़ा है। ये सारी स्थिति तब है जब दो तथ्यों को ध्यान रखना जरूरी है कि मेक इन इंडिया हो रहा था और उस मेक इन इंडिया के कारण भारत से निर्यात बढ़ाया जाना था, वो नहीं हुआ। भारतीय करेंसी कमजोर थी, इसके बाद भी भारत का निर्यात चीन को नहीं बढ़ा। और हम एक तरफ लगातार पिछले 5-7 साल से सुनते चले आ रहे थे कि भारत चीन पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है, पर यहाँ स्थिति यह है कि हम $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पर पहुंच गए हैं। तो एक तरफ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट को लेकर भारत पर दबाव बना रहा है, आंखें दिखा रहा है और बाजार खोलने के लिए कह रहा है। दूसरी तरफ भारत का एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ खड़ा हुआ और चीन पर हमारी निर्भरता है। हम गहराई से समझते हैं कि 2024-25 में चीन के साथ व्यापार घाटे की सबसे बड़ी वजह क्या थी, और इसे जानना हमारे लिए जरूरी है क्योंकि वो चीजें जिन पर हम लगातार सरकारों को बात करते सुनते हैं, बड़े बड़े दावे करते सुनते हैं, पर जब भी भारत और चीन के व्यापार के आंकड़े हमारे सामने आते हैं ऐसा लगता है जैसे पीएलआई, मेक इन इंडिया, इनकी सबके चेहरे से इनकी सबकी तस्वीर ही बदल जाती है, इनके चेहरे से नकाब उतर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत लगातार चीन पर निर्भर है और बुरी तरह निर्भर है। आंकड़े अगर आप डेटा पॉइंट में देखें तो
छोटे पुर्जे, बड़े पुर्जे, हिस्से सारे चीन से आयात हो रहे हैं। 25% की बढ़ोतरी है। ये पीएलआई का रिपोर्ट कार्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स में। पीएलआई जिस पर इतना फोकस किया गया, सारे बड़े नेताओं ने पीएलआई की तारीफ की, उसके का नतीजा ये कि मार्च 2025 में चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में 25% की बढ़ोतरी हुई, जबकि भारत सरकार ने पिछले दिनों में सख्ती करने की बात कही थी। भारत में ढांचागत जरूरतों के लिए मशीनें और बाकी चीजें और बहुत सारी चीजों के 80% सामान चीन से आते हैं, जिसमें 92% मोबाइल फोन के पुर्जे हैं। भारत की मोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह, जो भारत में बन रहे हैं वो पूरी तरह चीन पर निर्भर हैं, चीन से आ रहे हैं। और पीएलआई योजना ने उत्पादन बढ़ाया, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जिसको हमने अपने पिछले कार्यक्रमों में भी बोलिए संकेत किया है, पीएलआई योजना ने भारत को फायदा पहुंचाया या नुकसान पहुंचाया, सरकार को इस मामले में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। क्योंकि ये योजना बता रही है कि भारत में जो बढ़ा हुआ उत्पादन है वो दरअसल चीन का परोक्ष उत्पादन है, क्योंकि चीन के पुर्जे ही यहां आ रहे हैं और वो भारत में असेंबल करके बेचे जा रहे हैं। और ये इस ट्रेड वार से, या ये जो ट्रेड का आंकड़ा आया है, ये हमें हमको भीतर की तस्वीर बता रहा है कि फिलहाल भारत की मैन्युफैक्चरिंग अभी चीन की जकड़ से, चीन के नियंत्रण से, चीन पर निर्भरता से कहीं कम नहीं हो सकी। हुई तो है आत्मनिर्भर भारत की बात, लेकिन यहाँ मैन्युफैक्चरिंग चीन निर्भर ही दिखती है। जी सर, अब अगला प्रश्न ये है कि ट्रेड वॉर के क्या बड़े खतरे आपको दिखाई दे रहे हैं? क्या इसका कोई फायदा भी होता दिखाई दे रहा है आपको? भारत चीन व्यापार पर ट्रेड वार के कई असर हैं अलग अलग। एक तो सर हमने आपको बताया कि ट्रेड वार से चीन भारतीय बाजार में निवेश करने को उत्सुक होगा, भारत की शर्तें मानने को तैयार होगा, जो बात अभी हमने चर्चा मिली। लेकिन दूसरा खतरा यह है कि चूंकि चीन को अमेरिका का बाजार खोना पड़ रहा है, 245% टैरिफ है, जो कि किसी भी स्थिति में चीन के लिए उस बाजार में खड़े होने के लिए या माल बेचने के लिए प्रतिस्पर्धी नहीं रहेगा। इसलिए $50 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट भारत आ सकता है। भारत में डंपिंग हो सकती है, ये भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के उद्योग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं, यार्न, स्टील, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, टेक्सटाइल, यहां पर सस्ते सामान की डंपिंग हो सकती है। और इस डंपिंग के कारण भारत का जो बढ़ता हुआ व्यापार घाटा है चीन के साथ, वो और ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा। दूसरी चीज है कि दुनिया की सप्लाई चेन्स में जो डिस्टर्बेंस हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, उसमें चीन धीमे धीमे उन सप्लाई चेन्स पे को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहा है जो परोक्ष रूप से भारत आती हैं। तो सीधा चीन से इंपोर्ट तो बढ़ेगा ही, बाकी सप्लाई चेन्स के जरिए, बाकी देशों के जरिए भी भारत में सामान आने की संभावना है। तो डंपिंग की चुनौती बड़ी है ट्रेड वार के कारण, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इस बीच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका टैरिफ के कारण दुनिया भर के व्यापार की ग्रोथ तो घटेगी, लेकिन साथ में वैश्विक ग्रोथ भी सिकुड़ सकती है। रिपोर्ट में 2025 के दौरान वैश्विक ट्रेड की नेगेटिव ग्रोथ का अनुमान है। पहले 2.7% ग्रोथ की उम्मीद जताई गई थी। सर, WTO की रिपोर्ट में क्या कुछ खास बातें कही गई हैं, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए सर। ये आज की सबसे महत्वपूर्ण और एक किस्म से सनसनीखेज रिपोर्ट है। WTO ने ट्रंप के टैरिफ वार, चाइना और अमेरिका के बीच सीधे व्यापार युद्ध, दुनिया के देशों की तरफ से अमेरिका को जवाब देने की तैयारियों के बीच कुछ बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज भविष्यवाणियां की हैं, जिन्हें जानना जरूरी है, क्योंकि इसका असर हमें भारतीय बाजार पर आने वाले कुछ महीनों में दिखेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं में के उत्पादन में दिखेगा। ट्रेड व्यापार, ग्लोबल ट्रेड में 2.7% की बढ़ोतरी की जगह अब 0.2% के कॉन्ट्रैक्शन की बात कही गई है। बेहद बेहद चौंकाने वाला आकलन है। ये संभावना थी कि 2025 में दुनिया की ट्रेड की ग्रोथ 3% के आसपास पहुंच जाएगी। अब इसमें 0.2% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ आए हैं, जवाबी टैरिफ आए हैं, और ग्लोबल ट्रेड में करीब करीब 1.5% की गिरावट होगी। ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ 2.8% से घटकर 2.2% रह जाएगी। नॉर्थ अमेरिका में उत्तर अमेरिका को पहुंचने वाला एक्सपोर्ट सबसे बुरी तरह प्रभावित होगा, जहां अमेरिका है +2.2% से -12.6% की ग्रोथ रहेगी। उत्तर अमेरिका के इंपोर्ट में में भी कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है। एशिया, ये दो अर्थव्यवस्थाएं जो कॉन्ट्रैक्शन में होंगी ट्रेड के हिसाब से बोलिए। एशिया के निर्यात और एशिया दोनों के आयात में मामूली बढ़ोतरी होगी, आधी रह जाएगी, लगभग 3.3% और 3.2% की बढ़ोतरी थी डेटा पॉइंट के चार्ट के मुताबिक। उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा नुकसान दिख रहा है इस पूरे ट्रेड वार का, और ऐसा लगता है इसे डोनाल्ड ट्रंप, WTO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर उसे देखें तो डोनाल्ड ट्रंप अपना ही और अपने आसपास की अर्थव्यवस्थाओं का अपने फैसलों से सबसे ज्यादा असर कर रहे हैं। चीन की स्थिति क्या होगी, इस पर अनिश्चितता है। चीन किस तरह से एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में अपना दखल बढ़ाएगा, इसे लेकर WTO की रिपोर्ट अभी अनिश्चित दिखाई दे रही है। वाणिज्यिक सेवाओं की
ग्रोथ 5.1% से 4% गिरेगी, जिसका रोजगार पर हमें असर दिखेगा। और एक बात और भी कही है कि अगर यूएस और चीन के बीच व्यापार युद्ध बहुत लंबा चला तो फिर दुनिया की जीडीपी 2040 तक 7% तक टूट सकती है और अमेरिका और चीन का व्यापार लगभग 91% तक घट सकता है। जी। सर, आखिर में क्या ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं रिसेशन, मंदी की तरफ भी इशारा कर रही है क्या? बिल्कुल जी, सही पढ़ रहे हैं आप। कम से कम ट्रेड में मंदी की सिफार की तरफ इशारा तो कर दिया है। ट्रेड में मंदी और क्या होगी कि 2.7% की ग्रोथ की जगह 0.2% का कॉन्ट्रैक्शन आ जाए, यानी कि सिकुड़ जाए, जितना हो रहा था उससे भी नीचे पहुंच जाए। तो ट्रेड की मंदी दुनिया में रिसेशन की वजह बनती है। अब दुनिया के रिसेशन के जो इतिहास देखें आप, उनमें जब ट्रेड गिरना शुरू होता है, ग्लोबल ट्रेड गिरना शुरू होता है, तो उसके असर से दुनिया के अलग अलग देशों में उत्पादन में गिरावट होती है, रोजगारों और नौकरियों में कमी होती है। तो डब्ल्यूटीओ ने खुलकर यह नहीं कहा कि ट्रेड के कारण दुनिया में मंदी आएगी, लेकिन आप इसे स्पष्ट रूप से जान सकते हैं कि अगर ग्लोबल ग्लोबल ट्रेड कॉन्ट्रैक्शन जोन में चला जाता है, सिकुड़ जाता है, तो ग्लोबल मंदी आने की संभावना है। कल मूडीज ने भी और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षकों ने, ऑब्जर्वर्स ने ग्लोबल ट्रेड को लेकर जो परिस्थिति बन रही उसके बाद अपने मंदी के आकलनों को और ज्यादा बढ़ाया है या उन्हें कायम रखा है। जी। इस बीच अमेरिकी सेंट्रल बैंक के चीफ जेरोम पॉल ने राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने टैरिफ को अभूतपूर्व बताया है और कहा कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए फेडरल रिजर्व ने जो लक्ष्य तय किए हैं, टैरिफ उनसे दूर ले जा रहे हैं। पॉल ने टैरिफ के कारण महंगाई बढ़ने, आर्थिक ग्रोथ घटने और नौकरियों पर असर पड़ने की भी आशंका जताई है। सर, पॉल के इस बयान की प्रमुख बातें क्या कुछ निकल करके आई हैं? कल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम था और उसके बाद हमने अमेरिका के बाजारों में गिरावट देखी। जेरोम पावेल का शिकागो इकोनॉमिक क्लब में भाषण था और बेहद दो टूक थे जेरोम पावेल। फेडरल रिजर्व ने बेहद दो टूक ढंग से वो सब कहा जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम कभी सुनना नहीं चाहेगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो टैरिफ में बढ़ोतरी है वो फेडरल रिजर्व के अनुमानों और आकलनों से बहुत ज्यादा है। यानी फेडरल रिजर्व को मालूम था, पता था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो थोड़ी बहुत टैरिफबाजी तो होगी, लेकिन इतनी होगी इसकी उनको कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। और इसके लिए और ये इसके पीछे कोई डेटा नहीं है। टैरिफ कहा है कि टैरिफ ये अभूतपूर्व है और ऐसा कभी हुआ नहीं हाल फिलहाल के वर्षों में। तो फेडरल रिजर्व को पता नहीं है कि इसके इंपैक्ट का, इसके असर का आकलन कैसे किया जाए और कैसी तैयारी की जाए। कितनी गहरी और कितनी बड़ी अनिश्चितता है जो फेडरल रिजर्व बता रहा है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ से महंगाई बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रोथ गिरेगी, नौकरियों पर असर पड़ेगा। रिसेशन कॉन्ट्रैक्शन की बात नहीं कही है, लेकिन एक कहा है कि महंगाई 2% से ऊपर है, टैरिफ इसे और बढ़ा सकते हैं, आर्थिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा, इस दिखाई दे रहा है। आंकड़ा कोई नहीं दिया, निगाह रखने की बात है। दूसरी चीज की फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में जल्दी कमी की संभावना से इनकार कर दिया है। उसने कहा है कि जब तक टैरिफ का असर नहीं दिखता, महंगाई हमें के बारे में हमें समझ में नहीं आता, प्रभाव जब तक स्पष्ट नहीं होते, तब तक वो इसे आगे इस ब्याज दरों में कटौती की संभावना को रोक कर रखेंगे और सीमित रखेंगे। बाजार को, हालांकि बाजार को पहले से पता था, लेकिन फेडरल रिजर्व का की ये दो टूक कही गई बात कल शेयर बाजारों के सेंटीमेंट पर, बाकी चीजों पर भारी पड़ी। उन्होंने एक बात जो महत्वपूर्ण कहा कि शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि फेडरल रिजर्व को बॉन्ड मार्केट में दखल देना पड़े। क्योंकि एक बात चर्चा चल रही थी कि अमेरिकन ट्रेजरीज में जितनी तेज गिरावट है, उस हिसाब से फेडरल रिजर्व को कोविड वाले दिनों की तरह, 2020 वाले दिनों की तरह मार्केट में दखल देना पड़ेगा। लेकिन इस बात से फेडरल रिजर्व ने इनकार किया और कहा कि परिस्थितियां अभी नियंत्रण में है बॉन्ड मार्केट की दृष्टि से, लेकिन कारोबारियों का भरोसा और उपभोक्ताओं का विश्वास तेजी से गिर रहा है। क्या यही वजह रही सर, कल जो यूएस मार्केट में हमने देखा S&P 500 में बड़ा दबाव देखने को मिला? हाँ, S&P 500 करीब 2.5% गिरा। नेस्डेक में भी कल हमने गिरावट देखी, क्योंकि एक तो टैरिफ के जोखिम थे ही, उसके कारण बाजार वैसे ही बेचैन है, अस्थिरता दिखाई दे रही है। और अब जो आशंकाएं थी जो अलग अलग जगह से आ रही थी, उसे अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया, रेखांकित कर दिया, और जेरोम पोवेल ने वो सारे खतरे बता दिए जो खतरे सबको समझ में आ रहे हैं। शेयर बाजार ने पावेल के भाषण के बाद इस तरह से देखा कि टैरिफ की जोखिम से आने वाले समय में अस्थिरता बढ़ेगी, बाजार और ज्यादा सतर्क होगा, बड़े बिट्स नहीं लेगा। ट्रेजरी यील्ड में गिरावट है और यह माना जा रहा है कि जेरोम पावेल इशारा कर रहे थे कि अगर अनिश्चितता बढ़ती रही तो बॉन्ड यील्ड्स और ज्यादा वोलेटाइल होंगी, जिसका असर हमें अमेरिकी
डॉलर पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की साख पर दिखेगा, और इसके अलावा महंगाई और ग्रोथ में गिरावट की संभावना तो है ही। तो इन्होंने इन सारे घटनाक्रम ने अमेरिका के बाजारों को कल कमजोर किया। बाद में सुबह जब दुनिया के बाकी बाजार खुले तो हमने उनमें भी हल्की नरमी देखी। जी, लेकिन सर अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप के साथ पावेल आखिर में अपना तालमेल बिठाएंगे कैसे, क्योंकि दोनों ही अलग अलग धुरी पर दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते दिखाई दे रहे हैं। ये नया मोर्चा है। डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग सबके साथ अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सबके साथ मोर्चा खोल रखा है, हार्वर्ड के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, कंपनियों के साथ, और अब फेडरल रिजर्व और व्हाइट हाउस के बीच टकराव की जमीन तैयार हो गई है। आपको याद होगा विपुल जी की जब पिछली बार फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी और जिसमें महंगाई की संभावना आपको लेकर डोनाल्ड ट्रंप जेरोम पावेल ने अपना बयान दिया था, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल हैंडल से एक बहुत क्रिटिकल कमेंट किया था कि जेरोम पावेल हमें कुछ ना बताएं, सीधे बिजनेस की बात करें और ब्याज दरें कम करें क्योंकि महंगाई घट रही है। बहुत तीखा बयान था और फेडरल रिजर्व की स्वाधीनता और आज़ादी और उस आज़ादी पर सवाल भी उठाता था। जेरोम पावेल अपने रुख पर कायम है, फेडरल रिजर्व को जो कहना चाहिए वो कह रहा है, और अब इससे लगता है कि अगले ही कुछ घंटों में आपको व्हाइट हाउस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फेडरल रिजर्व के इस बयान पर, जेरोम पावेल के इस बयान पर पलटवार होता दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में ब्याज दरें कम की जाएं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अगर मंदी भी की संभावना भी बनती दिखती है तो वो ब्याज दरों में कमी को प्रेरित करेगी। लेकिन फेडरल रिजर्व ने जो कल इशारा किया वो स्टैगफ्लेशन का इशारा था, और स्टैगफ्लेशन की स्थिति में विपुल जी ब्याज दरों को मैनेज करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं है और महंगाई मौजूद है। ब्याज दरें कम होने का मतलब है कि बाजार में और ज्यादा पूंजी, और ज्यादा महंगाई में बढ़ोतरी। तो स्टैगफ्लेशन किसी भी दौर में केंद्रीय बैंक के लिए सबसे कठिन चुनौती होती है। मंदी की अर्थव्यवस्था को आप सस्ता कर्ज देकर उभार सकते हैं, लेकिन महंगाई और मंदी की जो सबसे टॉक्सिक जोड़ी है, सबसे जहरीली जोड़ी है, इसे संभालना मुश्किल होता है, और उसी की तरफ फेडरल रिजर्व के मुखिया इशारा कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप इस पर तीखी प्रतिक्रिया देंगे, इस बात की संभावना है। जी, अब सर चलते चलते जरा भारतीय बाज़ारों पर भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्योंकि लंबा वीकेंड है और आज सर मतलब क्या हम डिकपल हो रहे हैं? जिस तरीके से शुरुआत सुस्त जरूर हुई, जिस तरीके से संकेत थे यूएस से, लेकिन भारतीय बाज़ारों ने क्या शानदार बाउंस बैक किया। 23,700 के ऊपर निफ्टी, और ज़्यादातर उम्मीदें वो बैंकिंग को लेकर के दिखाई दे रही हैं। आज के कारोबार में हमने देखा एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इनके नतीजे आने वाले हैं और नतीजों से पहले काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या ये जो एफआईएस की खरीदारी है, रुपए की मजबूती है, ब्याज दरों में कटौती है, ये वो फैक्टर्स हैं जो बाजार में एक ऊर्जा भरते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, जैसे हम लोग लगातार कह रहे हैं कि डोमेस्टिक फैक्टर्स प्ले में आएंगे और वो अब धीमे धीमे बाजार में सक्रिय होते दिख रहे हैं। एक तो वैल्यू बाइंग के लिए अच्छा मौका है, कंपनियों के नतीजे अब इस बात को ड्राइव करेंगे, और बैंकिंग सेक्टर के लिए नतीजे अच्छे आने की संभावना है। हालांकि दबाव है बैंकों पर, लेकिन उसका असर हमें शेयर बाजार में आज बैंकिंग स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी पर दिखाई दिया। इसके बाद भी अब सेलेक्टिवली अब बाजार में उन स्टॉक्स में बढ़ोतरी दिखाई देगी जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होने की उम्मीद है। एफआईज की थोड़ी सी बाइंग हमें दिखाई दी है, पर एफआईज पर भरोसा करना मुश्किल है। यह भी कहना मुश्किल है कि बाजार में ये कोई सेकुलर ट्रेंड होगा, क्योंकि जो रुख हमें दिख रहा है बाजार के अंडर करंट का, जो लोगों से बात हो रही है, ग्लोबल गतिविधियां दिख रही हैं, उसमें ये 2 कदम आगे और 2 कदम पीछे वाली परिस्थिति लगातार इस साल बनी रहेगी। कोई एक झटका फिर आएगा, बाजार फिर तेजी से करेक्ट होगा और फिर आगे जाएगा। तो ये जो हिलता जुलता वॉलेटिलिटी वाला बाजार है, इसमें एक तरफा कोई रुख मिलने की संभावना नहीं है। तो निवेशक, जैसा कि हमने कल भी कहा था, कि निवेशकों के लिए ये और ज्यादा समझ कर निवेश करने का मौका है, क्योंकि ना तो कोई एक सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित है, जिसे आप कह सकें कि पूरी तरह सुरक्षित है। आईटी सेक्टर की स्थिति देख लीजिए, अमेरिका में मंदी की संभावना क्या है, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स पर बड़ा असर पड़ रहा है। तो ना तो कोई पूरा सेक्टर सुरक्षित है, और ना ही आप कह सकते हैं कि बाजार में एक सीधा मीडियम टर्म में कोई एक सीधा तेजी का या बुलिश ट्रेंड बनेगा। लेकिन बाजार अपने निचले स्तरों से रिकवरी करता रहेगा और ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली करेगा। बिल्कुल, और निवेशकों को लिए भी, जो हम लगातार एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, यही सलाह निकल के आ रही है कि जहाँ जहाँ पर
अच्छे प्रॉफिट बन रहे हैं या 10-15% का पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट बुक करते रहिए। बाजार में बड़ी गिरावट जब जब आए तो वो एक अच्छे शेयरों को खरीदारी का मौका हो सकती है। लंबा वीकेंड है, आप लोग अच्छे से अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए और बहुत सारे शोज़ हमने तैयार किए हुए हैं आप लोगों के लिए वीकेंड के लिए, तो उन तमाम शोज़ के ज़रिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। तो आज के कार्यक्रम को जो है समाप्त करने का वक्त तो हो गया है। आप लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त दे दीजिए। नमस्कार।